मौर्य काल भाग 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अशोक के 14 अभिलेख का विस्तार से होगा। अशोक का 14 अभिलेख है, कहाँ है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हम लोग इंडिका पढ़ चुके हैं कि इंडिका के लेखक कौन थे, इंडिका में क्या लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र पढ़ चुके हैं, अर्थशास्त्र में कैसे चंद्रगुप्त का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं भी सैन्य प्रशासन का जिक्र नहीं है, नगर प्रशासन का जिक्र नहीं है। कैसे चाणक्य ने इंडिका अर्थशास्त्र में बताया कि 10 प्रथा 9 प्रकार की थी, वहीं इंडिका में मेगाथनीज बताया कि 10 प्रथा भारत में थी ही नहीं। तो इन सब चीजों को पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं और हर चीज को आपको क्रमवार बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप 12th के लिए हैं तो जो नया एग्जाम होने वाला है इसमें 50 MCQ आने की पॉसिबिलिटी बन रही और 30 MCQ तो वही होंगे जो रेगुलर आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन तैयारी ये है कि 20 MCQ थोड़ा सा टफ रहेंगे, थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए रहेंगे, यानी कि जो अब तक आप जनरल नहीं पढ़ते रहे हैं उन चीजों को उस चैप्टर से पूछा जा सकता। और परीक्षाएं भी आपकी कब पहले होने वाली, लगता है कि 15-16 फरवरी तक आप लोगों की परीक्षाएं खत्म हो जाती और 20 दिन 25 दिन परीक्षा चलता है, तो उसकी तैयारी है कि आपको आपकी परीक्षा 16 या 22 जनवरी के आसपास शुरू कर ली जाएगी। जैसे 9 तारीख को बैठक होगी बोर्ड की तो क्लियर होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का डेट आ चुका है और सीबीएसई से पहले जैक एग्जाम कराने की तैयारी। और इस बार आप लोग का रिजल्ट भी होली तक दे देगा, या तो आपकी होली खराब हो जाएगी या होली में खूब आप मिला होंगे। अभी आपके तैयारी पे डिपेंड है। और होली के तक तुरंत होली बाद 11th तक पेपर होगा। इस बार थोड़ा सा फास्ट रहेगा, तो आप लोगों को मेहनत भी तो नहीं करनी है और थोड़ा सा डीप पढ़ना है। जो आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उसमें MCQ कैसे निकालना है वो पहले पार्ट में बताए हैं, सेकेंड पार्ट में भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट में बात करते हैं कि जब 14 शिलालेख हम लोग पढ़ लिए तो कुछ अन्य शिलालेख भी मिले। 14 शिलालेख तो हम लोग सम्राट अशोक के पढ़े, और क्योंकि सम्राट अशोक के द्वारा शिलालेख भी लिखे गए थे, स्तंभ लेख भी लिखे गए थे और गुहा लेख भी लिखे गए। तो इसके बाद कुछ अन्य शिलालेख हैं, जैसे मस्की अभिलेख। मस्की अभिलेख जो है वो रायचूर कर्नाटक पड़ता है। देखो अधिकतर अभिलेख जो है ना दक्षिण भारत में ही मिले, तो रायचूर कर्नाटक पड़ता है। और इसमें अशोक ने खुद को बुद्ध का शाक्य कहा, यानी कि अशोक इनका जिक्र उसमें नहीं है, इसमें बुद्ध का शाक्य नाम का जिक्र। अलग अलग अभिलेख है, इसमें अशोक का अलग अलग नाम मिलता है। तो जो मस्की अभिलेख है इसमें सम्राट अशोक का नाम अशोक नहीं बताया गया है, बुद्ध का शाक्य बताया। अगर गुजरा अभिलेख तो दतिया मध्य प्रदेश में है, नेतु अभिलेख मैसूर कर्नाटक में है और गोलम अभिलेख बल्लारी कर्नाटक में है। इन तीनों अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही बताया। ठीक है, तो ये तीनों अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक ही बताया है। और वहीं अगर बात की जाए भाभू, जिसको बैराट अभिलेख के नाम से जानते हैं, जयपुर राजस्थान में है, इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी बताया गया है। इसी में धर्म के बारे में और संघ के बारे में उल्लेख किया है। एरगुडी अभिलेख कारनूल आंध्र प्रदेश में है, जो सुबह के फर्स्ट पार्ट में हम बता चुके हैं। इसमें लेखन शैली अन्य अभिलेखों से विपरीत है। अगर अन्य में बाएं से दाएं है, इसमें दाएं से बाएं बताया गया। कुछ स्तंभ लेख की बात की जाए तो मुख्य रूप से स्तंभ लेखों में है कि मौर्य काल और सम्राट अशोक के कालखंड का जो प्रशासनिक चीज था वो लिखा गया है और धार्मिक चीजों का उल्लेख किया है। ये लिखा गया है स्तंभ लेख में। अभी तक हम लोग जो पढ़े 14 वो शिलालेख था और ये 6 पढ़े ये भी शिलालेख। अशोक के शिलालेख कितने स्थानों पर मिले हैं पार्ट 1 में बताया गया है, पार्ट 2 में आपको कमेंट करके कि कितने स्थानों में मिले। क्योंकि 14 है तो 14 स्थानों पर नहीं मिले होंगे, हो सकता है कि जगह पे 2 हो। अब आते हैं स्तंभ अभिलेख। तो स्तंभ अभिलेखों की संख्या 7, लेकिन मिले हैं 6 स्थान। जाहिर सी बात है कहीं एक जगह पे 2 स्तंभ लेख रहे हैं। सबसे पहले मिला है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ। अब दिल्ली मेरठ अभिलेख
हो, स्तंभलेख हो, या जितना भी है दिल्ली टोपरा को छोड़कर जितना स्तंभलेख है सब में अशोक के 6 स्तंभ की बात है, चर्चा। एकमात्र दिल्ली टोपरा है जहां पे अशोक के 7 स्तंभ की बात होगा। तो अशोक के कुल कितने स्तंभ थे? 7। बाकी सब में 6 स्तंभों की चर्चा है, एक में 7 स्तंभों की। अब इसका नाम दिल्ली मेरठ अभी स्तंभलेख क्यों पड़ा? तो दरअसल ये मेरठ में स्तंभलेख मिला। ये स्तंभलेख मिला था मेरठ में फिरोज शाह तुगलक इसको वहां से उठा के दिल्ली ले गया। ठीक है, तो मेरठ से दिल्ली जा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। दो सिटी हो गया ना, एक यूपी में है एक दिल्ली में है। वैसे ही दिल्ली टोपरा, तो टोपरा जो है वो हरियाणा में, ठीक है। तो टोपरा अभिलेख जो है जिसमें 7 स्तंभ का चर्चा है, ये भी हरियाणा के टोपरा गांव में, लेकिन इसको भी फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली से ले आए, दिल्ली ले आए टोपरा से। और यही अभिलेख है जो सर्वप्रथम 1750 में ढूंढा गया। अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले खोज इसी अभिलेख की। पार्ट 1 अगर आप देखे होंगे तो इसमें उसका जिक्र किया गया कि किसने ढूंढा, 1750। ठीक है, उसके बाद लौरिया अरेरज अभिलेख पश्चिमी चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख पश्चिमी चंपारण बिहार, और रामपुरवा अभिलेख पश्चिम चंपारण बिहार। तो 2 पश्चिम चंपारण हो गया, एक पूर्वी चंपारण हो गया। यहाँ पे 2 हो गया ना एक जगह पे, और एक प्रयाग में है जो कि इलाहाबाद यूपी। ये 7 स्तंभलेख है, 6 स्थानों पे है। एक 2 पश्चिमी चंपारण में हो गए तो ये एक स्थानीय हो गया, बाकी सब एक जगह। उसमें 2 ऐसे हैं जिसको वहां से उठा के फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। ठीक है, एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के 7 स्तंभों की चर्चा की गई। अब आते हैं गुहा लेख। गुहा लेख क्या होता है? तो गुहा लेख का तात्पर्य है गुफाओं में बने लेख, और गुहा लेख जो है वो 3 सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए हैं, और एक उनके पोता दशरथ, वहां जो ऋषि रहते थे उन्हीं के नाम पे वो लेख का नाम पड़ा है। तो सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, बिंदु झोपड़ी, ये सभी अशोक के द्वारा है, और लोमस ऋषि गुफा दशरथ के द्वारा बनाए गए हैं। और ये बराबर पहाड़ियों में है, जो गया जिले में पड़ता है और बिहार राज्य में पड़ता है। बराबर की पहाड़ी, गया जिला और बिहार प्रांत, कोई कंफ्यूजन नहीं। गुहा मतलब गुफा, यानी कि पहाड़ों में लिखे गए लेख। ठीक है, तो गुहा लेख कितने हैं? 4। चारों कहाँ है? बिहार। बिहार में कहा? गया। गया में कहा? बराबर पहाड़। और ये जो लिखे हुए हैं सब नाम है, जैसे विश्व झोपड़ी है ना, ये विश्वकर्मा ऋषि के नाम। कर्ण चौपड़ है, कर्ण ऋषि है, सुदामा ऋषि है, और ये अंतिम है लोमस ऋषि, जिसको अशोक के पौत्र दशरथ। अब आते हैं सीधे सीधे मौर्य कालखंड के राजाओं को, उसके बाद इसके प्रशासन की तरफ चलेंगे। तो पहले राजा थे, नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के सहयोग से नंद वंश को पराजित किया, और 322 ईसा पूर्व में उन्होंने सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य भी बहुत सारा नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकेटस कहा जाता था, और ये नाम दिया था विदेशी यात्रियों ने, जैसे स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन और नियार्कस। ये विदेशी यात्री जब है इनको सैंडोकेटस के नाम से जाने, यह पुकारे। और इनको कुछ लोग एंड्रोकोटस भी बोलता। एंड्रोकोटस किसने कहा? तो एपियानस और प्लूटार्क ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य का 2 और उपनाम था, एक था सैंड्रोकेटस और एक था एंड्रोकोटस, और ये नाम इनको विदेशी यात्रियों ने। तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त मौर्य नहीं ना, गुप्त काल में चंद्रगुप्त, और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त आपको 3 पढ़ना है। गुप्त काल में प्रथम उठेंगे,
और मौर्य काल में 1 बार। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? तो साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिमी कॉर्नर पे चले जाइए तो ईरान तक कब्जा था। आज जो ईरान है ना, पेट्रोलियम का खजाना इसके पास, वहां तक भारत फैला होगा। सोचो कि मगध साम्राज्य कितना विस्तृत। ईरान भारत के कब्जे में था, जिसको फारस की खाड़ी कहा जाता था। पहले पुराना नाम था फारस की खाड़ी। बढ़ते बढ़ते आज लोग इतना बड़ा हो गए, आधी दुनिया हमारे कब्जे में। मगध साम्राज्य की बात की जाए तो ईरान हमारा था। अगर बात की जाए पूरब में तो बंगाल, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में मैसूर, कर्नाटक। ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में साम्राज्य विस्तार था, यानी कि साम्राज्य की चौहदी थी। अगर बात की जाए पहला विजय, तो पहला विजय राजा बनने के बाद दक्कन का लड़ाई होने का। आप लोग एमसीक्यू दक्कन आया था, तो दक्कन की पहली लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य ने दी। लेकिन आप लोग को जो दिखाया जा रहा था वो दक्कन विद्रोह था, ये दक्कन युद्ध। दोनों में फर्क। दक्कन विद्रोह 1775 नहीं, माफ कीजिए 1875, और ये तो खैर ईसा पूर्व के। उसके बाद 305 ईसा पूर्व में इसकी लड़ाई होती है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से, जो लगभग 305 से 304 तक था। 305 से 304। उल्टा बोल रहे हैं हम, सीधा बोल रहे हैं, आप उल्टा समझ रहे हैं, क्योंकि ईसा पूर्व में उल्टा ही चलता है। 305 से 304 तक चलता है और सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार जाता है। तो हारने के बाद वो जान बचाने के लिए एक समझौता करता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और समझौता ये करता है कि महोदय, हम अपनी बेटी आपको दे दें, आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए और मेरा दामाद बन जाए। साथ में आपको दहेज में 4 लोग राज्य दे देंगे, 500 हाथी दे देंगे, एक वो बुलेट गाड़ी दे देंगे, राजदूत गाड़ी दे देंगे। दहेज में बहुत सारा चीज देता है। और एग्रीमेंट के अनुसार चंद्रगुप्त की शादी सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से हो जाती है। कार्नेलियस हो जाती है, और उसका उपनाम, एक और नाम, निकनेम हेलेना भी। मैंने कार्नेलिया को इसलिए बता दिया कि आप लगातार हेलेना शॉर्ट होने से पढ़ लेते हैं। अगर एग्जाम में कार्नेलिया आ गया तो फिर आप बोलिएगा कि मस्तरवा तो पढ़े भी नहीं। तो उसकी शादी होती है कार्नेलिया से, और कार्नेलिया के साथ 4 प्रांत मिलते हैं दहेज में। प्रांत का नाम था काबुल, कंधार, हेरात और मेकरान। ये सभी उधर अफगान साइड के बॉर्डर के स्टेट। साथ में 500 हाथी और एक लोहा वाला राजदूत। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, राजदूत यहाँ वाइस नहीं था, वो एक एम्बेसडर होता था, ब्रांड एम्बेसडर होता था। इसको अभी करंट टाइम में भी राजदूत होता है हर देश का। तो वैसे ही मेगाथनीज नाम का व्यक्ति जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो दे दिया इनको। और जब पहला पार्ट आप पढ़े होंगे तो इसमें साफ मैंने बताया है कि 305 से लेकर 299 तक वो यहाँ रहा। और इसी क्रम में उसने पुस्तक लिखी है इंडिका, और इंडिका में उसने बताया है यहाँ की पूरी कहानी। उसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था, उसके अनुसार भारत में जाति प्रथा नहीं थी, उसके अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां थी। 7 प्रकार की जातियों में वो ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, चंद्रवंशी, सिंह, सिन्हा, ये बताया है। इसमें बताया है कि यहाँ पे जातियों का जो था वो दार्शनिक जाति था, कृषक जाति था, कारीगर जाति था। जब आप भागवत देखे होंगे तो आपको इन सब चीजों की जानकारी हो। अब आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा कैसे ली। तो जैन गुरु भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली, और 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेला कर्नाटक में उनकी मृत्यु थी। तो बेसिकली आपको उनकी मृत्यु को याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में आएगा। उन्होंने दीक्षा किससे ली ये याद रखना है। तो उनकी पत्नी का नाम हेलेना था कि कार्नेलिया था, या दोनों था, ये आपको याद रखना है।
उनके ससुर का नाम क्या था? तो इनका निकेटर था, वो यूनानी था कि फारसी था, ये आपको याद रखना है। फारसी था यूनानी था, अलग होता है, यूनानी पुर्तगाली सब। हाँ यूनानी था, ठीक है। अच्छा, इनको जो राजदूत मिला था किस पेट्रोल से चलता था, ये आपको पता होना चाहिए। पानी से चलता था। हाँ नहीं चलता था, खाना भी खाता था। यस। तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का समरी। कोई कंफ्यूजन होगा पूछ सकते हैं, अगर अभी नहीं पूछना है बाद में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका पुत्र, इनके मृत्यु के बाद सत्ता संभालता है और उनका नाम था अमित्रघात। अमित्रघात मतलब कभी भी किसी के दुश्मन से जो पराजित न हुआ हो, यानी कभी किसी से हारा न हो। और अमित्रघात नाम जिसका था वो नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था और ये 298 से लेकर 273 तक है। फिर बोलिएगा जैसा पूर्व है वैसे ही चलेगा। 298 से लेकर 273 तक रहे और वायु पुराण में बिंबिसार को भद्रसार या मद्रसार के नाम से बताया है। अब वायु पुराण पढ़ोगे तो उसमें इनका जिक्र नहीं। अगर बात जैन ग्रंथों की जाए तो जैन ग्रंथ में बिंबिसार को सिंह सेन के नाम से जाना, सिंह सेन के नाम से जाना गया और ये आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे। और तक्षशिला में इनके खिलाफ विद्रोह हो गया, आंतरिक विद्रोह। तो आंतरिक विद्रोह हो गया तो ये अपने बड़े बेटे सुशील या सुमन, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह को मिलेगा। इनका बड़ा बेटा का नाम था सुशील, कहीं कहीं सुमन भी इनको लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये उनको भेजते हैं और उनसे नहीं संभलता है तो बाद में अशोक को भेजते हैं, छोटे बेटे। अब क्लियर हो गया होगा कि अगर पूछ दे कि सम्राट अशोक के बड़े भाई का नाम क्या है तो आपको पता हो। और ये दोनों जाके वहां पे हैंडल करते हैं। तक्षशिला में तो 2 विद्रोह हुआ था, दोनों में पहले बड़े बेटे को फिर बाद में अशोक को भेजते हैं ताकि ये लोग मामला को हैंडल करें। उसके बाद इनकी बात होती है हॉटलाइन पे सीरिया के राजा से। सीरिया का राजा उसमें था एंटिकोयस प्रथम। तो एंटिकोयस को बोलते हैं कि भाई तुम्हारे घर का तो दारू है बड़ा बढ़िया है, मदिरा शराब, तुम अपने हाथ से वो शराब दे दो। शराब अंगूर होना होना चाहिए, महुआ वाला नहीं किए हैं। एकदम बढ़िया दारू भेजो तो मजे के, तो दारू मांगता है। और क्या मांगता है तो बोला कि अंजीर भी भेजो, खाली दारू पी के थोड़े मजबूत रहेंगे, अंजीर भी भेजो, तो दिमाग भी तेज होना चाहिए। आज सोचो कि एक राजा या एक व्यक्ति दारू मांगता है, अच्छी बात, लेकिन वो अंगूर का मांग, मदिरा, अंजीर मांगता है, अच्छी बात है। तो ये 2 चीज जब आप सोचोगे तो लगेगा तीसरा चीज भी कुछ मांग रहा होगा, लेकिन तीसरा चीज जो मांगा वो दूसरा देश कभी नहीं दे सकता। बोला कि अपने यहाँ का जितना दार्शनिक है सब हमको दे दो, फिलोसफर जितने ज्ञानी लोग है सब हमको दे दो, सीरिया वाले को बोला। तो 3 चीज मांगा, अंजीर, शराब, अंगूर का और दार्शनिक। सीरिया का राजा जो है शराब भी देने के लिए तैयार हो गया, बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ सप्लाई करूंगा। अंजीर भी देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बोला कि दार्शनिक नहीं देंगे, हमारी मित्रता है, हम तुमको अपना राजदूत दे देते हैं। तो एक राजदूत को भेज दिया जिसका नाम था डायनेटिस। कहा कि तुम्हारे यहाँ जितना ज्ञानी लोग है सबको भेजो मेरे पास, तुम क्या करोगे? अब कोई देगा? पैसा दे दो फिर मत दो, कहता है ना सर। तो ये आपका हो गया बिंदुसार। उसके बाद आते हैं सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक उनका कालखंड है और उनका नाम बहुत जगहों पे बहुत चीजें मिली है। देवान प्रिय उनका नाम मिला है लेखों में, प्रियदर्शी, बुद्ध साक्य और अशोक वर्धन। तो अशोक वर्धन का जिक्र हम इस क्लास के शुरू में किए कि 3 अभिलेखों में तो दिखता है क्लीन, चाहे वो गुजरा हो
नेतुर हो या उद्गोलम उदयगोलम हो, ये तीन अभिलेखों में अशोक वर्धन नाम स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इनका राज्याभिषेक होता है बिंदुसार के बाद 269 ईसा पूर्व, और राज्याभिषेक के 8 साल बाद ही ये कलिंग लड़ते हैं, क्योंकि कलिंग सपना था चंद्रगुप्त मौर्य का, कलिंग सपना था बिंदुसार, क्योंकि कलिंग के बिना व्यापार संभव नहीं था। दक्षिण भारत के साथ रास्ता कलिंग जो था वो मेन था, चाहे सड़क मार्ग से हो या समुद्र मार्ग से, इसके बिना संभव नहीं था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का सपना था, और ये सपना था बिंदुसार। तो अपने दादा और पिताजी का सपना पूरा करने के लिए ये कलिंग पे हमला कर देता है, और वहां के राजा को अंततः हरा के वहां की राजधानी तोसाली पे कब्जा किया। तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसाली। और ये पूछेगा कलिंग की राजधानी कहाँ? तो तोसाली। कलिंग पर आक्रमण कब किया? दो सौ उनहत्तर में राजा बना, और 8 साल या 9 साल जो कहो काउंट करो तो 59 तो भी तो हो जाएगा। तो 8 या 9 साल बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे हमला कर दिया, कलिंग विजय हुआ। उसके बाद वहां भयंकर रक्तपात हुआ उस युद्ध में, क्योंकि कलिंग का राजा को जब चंद्रगुप्त नहीं हरा पाया था, कलिंग का राजा को जब बिंदुसार नहीं हरा पाया था, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत शक्तिशाली रहा होगा। तो वहां जबरदस्त रक्तपात हुआ, और मिट्टी में सने हुए खून को देखकर सम्राट अशोक को बहुत ही आत्मग्लानि होती है, और ये धम्म नीति को अपनाता और रक्तपात की नीति को छोड़ देता है, और धम्म विजय की तरफ जाता है, यानी कि राज्य विजय से जगह पे धम्म विजय की तरफ। एक राजा के लिए क्या होता है? राज्य साम्राज्य का विस्तार करता है, लेकिन ये धम्म विजय की तरफ जाता है, और अपने बड़े भाई सुमन के बेटे न्योकार क्या नाम था, निग्रोध के प्रभाव में आके ये बौद्ध धर्म को अपना बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है, क्योंकि इनके खानदान में सभी तो जैन धर्म भी थे। और इसका साम्राज्य विस्तार की बात है, तो उससे पहले नीति की त्याग धर्म नीति में कर दिया, जब युद्ध नहीं करेंगे, बौद्ध नीति को ग्रहण कर लिया करेंगे उसके बाद। और साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी में अफगानिस्तान पे कब्जा, साउथ में कर्नाटक, वेस्ट में कठियावाड़ गुजरात, और ईस्ट में बंगाल। हालांकि एक शहर भी अशोक बसाया, उसका नाम था देवदत्त नगर। कश्मीर में एक शहर बसाया है सम्राट अशोक ने, उसका नाम था देवदत्त नगर। तो ये 3 मुख्य मौर्य शासन में आपको अध्ययन कर रहे हैं, 3 मुख्य राजाओं को। वैसे और भी राजा थे, लेकिन बाकी धीरे धीरे खत्म होते थे, और मौर्य काल का जो अंत है 185 ईसा पूर्व हो जाता है। 322 से शुरू होता है, 850 में मौर्य काल समाप्त। तो 3 राजाओं को पढ़ना था आपको, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक पढ़ चुके हम लोग। अब आते हैं कि मौर्य प्रशासन कैसा था। तो मौर्य प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत था, यानी कि सर्वे सर्वा वहां का राजा होता, ठीक है, यानी कि वहां का प्रशासन केंद्रीकृत था, राजा वहां का सर्वे सर्वा होता था, सर्वशक्तिमान होता था। उसको राजा कहो, महाराजा कहो, महाराज धीराज कहो, सब कुछ वही था। अब स्वरूप भी केंद्रीकृत था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा। हालांकि जैसे करंट टाइम इंडिया का है ना स्ट्रक्चर, बस ऐसा ही था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के बाद नहीं, प्रांतीय के बाद जिला स्तर पर भी था, उसके बाद स्थानीय या स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण का जो भी कहो, वो लोग हम लोग पार्ट पर चलेंगे, हो सकता है कि 1-2 पार्ट और बनाना पड़े। तो तीर्थ किसको कहा जाता? तो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो अधिकारी होते थे तो तीर्थ नाम से पुकारा। जैन धर्म में तीर्थकर होते थे ना, यहाँ पे उच्चाधिकारी तीर्थ होते थे, और तीर्थ कितने थे? 18 के बारे में हम बताएंगे, और उसके अंदर में 26 अन्य होते थे अध्यक्ष। मतलब एक है तो उसके अंदर में भी 1-2 और होंगे। जैसे अगर भारत सरकार का भी देखोगे ना, तो भारत सरकार में एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री,
आज मोदी जी के कार्यकाल में 72 मंत्री हैं, तो 72 मंत्री हैं, तो 72 में कुछ मंत्री कहा जाता है केंद्रीय मंत्री, और उसके अंदर में होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, ठीक है, वो भी मोदी के ही मिनिस्ट्री में। तो लेकिन दोनों का पावर अलग अलग है, तो ये भी यहीं से लिया गया है कि 3 होते 18 और एक 26 जो है और अध्यक्ष होते थे, ठीक है। तो 18 या 18 उच्चाधिकारी का काम या नाम क्या है ये समझते हैं। पहला है पुरोहित। तो मौर्य काल में जो प्रधानमंत्री होते थे वो तो पुरोहित, जो पंडित जी था पुरोहित था, वो सर्वश्रेष्ठ था और उसको प्रधानमंत्री और धर्माधिकारी बनाया गया। जाहिर सी बात है कि चाणक्य के चलते इनको सत्ता मिली थी, ब्राह्मणों के प्रति जनता विश्वास ज्यादा था। दूसरा था प्रशासता था, तो राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला जो होता था कह सकते हो, तो राज का जो भी आज्ञा है आदेश है लिखने वाला को बुलाया था प्रशासता। उसके बाद सेनापति, तो सेनापति के बारे में कुछ बताना ही नहीं है, सेना का अध्यक्ष होगा। युवराज, तो राजा का उत्तराधिकारी, ठीक है। समाहर्ता, तो समाहर्ता अभी भी अपर समाहर्ता कचहरी में चले जाओ मिल जाएगा, समाहर्ता मिल जाएगा कचहरी में, ये पद अभी भी है। समाहर्ता का काम क्या है, तो राजस्व विभाग, तो राजस्व का टैक्स का वो हेड मिनिस्टर होता था, प्रधानमंत्री होता। तो समाहर्ता भी कचहरी में चले जाओ, किसी ऑफिस में तुम मिल जाए, समाहर्ता होते हैं, अपर समाहर्ता होते हैं, तो ये वहीं से आया है। उसके बाद संधिदाता, मतलब राजकीय कोष का अध्यक्ष, पूरे राज्य का जो कोष है उसका हेड को बोलते थे संधिदाता। उसके बाद प्रतिष्ठा, यानी फौजदारी जो न्यायालय होता था उसका न्यायाधीश, जज। नायक, तो नायक अवर नायक विजयनगर साम्राज्य के आप लोग पढ़े होंगे, तो नायक सेना संचालक और नगर अध्यक्ष होता था। अगर बात की जाए कर्मार्थिक की, तो जो उद्योग कारखाना जो लगता था उसको जांच करने वाला प्रधान निरीक्षक। दंडपाल, तो दंडपाल नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, दंडपाल लग रहा है कि दंड देने वाला है, ठीक है, दंड देने वाला नहीं है, सामान पहुंचाने वाला। सेना को भी जो भी चीजें की आपूर्ति जरूरत पड़ती थी उसको आपूर्ति करता है, ठीक है। व्यवहारिक, व्यवहारिक जो होता था दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता। एक वहां पे फौजदारी न्यायालय था हमारा, एक है दीवानी न्यायालय। न्यायालय वहां पे 2 प्रकार, दुर्गपाल किला, तो राजकीय दुर्ग का रक्षक। अंतपाल, तो जो दुर्ग का सीमा होता है, बॉर्डर होता है, उसका रक्षक। दीवानी, तो राजमहल का देख रेख करने का प्रधान, भाई राजमहल कितना लंबा चक्कर है, कितना क्या, उसका सब देख रेख करना। अंत वैश्विक, सम्राट का अंगरक्षक, ठीक है, और सेना का हेड, हाँ सेना का प्रधान वही राजा का हेड बॉडीगार्ड रहेगा। और मंत्री परिषद और मंत्री अध्यक्ष, तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगी। और 8वीं वन विभाग का प्रधान, ठीक है। कुछ अन्य जो प्रमुख अध्यक्ष हैं इनके बारे में बताया। तो पन्याध्यक्ष वाणिज्य से रिलेटेड, कमर्शियल। पूर्वाध्यक्ष आबकारी विभाग, वही मंगाया था ना वो उठा के। गणिकाध्यक्ष, गणिकाओं के अध्यक्ष होते थे। सीताध्यक्ष, सीता मतलब है कृषि, है ना, गुप्त काल में सीता को कृषि से जोड़ा गया, मिट्टी से, जमीन से जोड़ा गया। हीराध्यक्ष कृषि हो गया। अपराध्यक्ष खान विभाग। शुल्काध्यक्ष व्यापार के लिए टैक्स, शुल्क लेने वाला, कर वसूल करने वाला। लोहाध्यक्ष धातु, लोहा से लोहा से नहीं सभी धातु। लक्ष्मणाध्यक्ष छापा खाना, तो छापा खाना का मालिक होता था और जितने सिक्के होते थे उसका निरीक्षण करता था कि शुद्धता है कि नहीं। सिक्का अगर सोना का बनाया तो शुद्ध है कि नहीं, चांदी का बनाया तो शुद्ध है कि नहीं, मिक्स तो कोई नहीं करते। तो ये छापा खाना लक्ष्मणाध्यक्ष का काम। उसके बाद क्या है, अष्टपट्टाध्यक्ष, महालेखा का सब रिकॉर्ड रखने वाला। और पौतवाध्यक्ष, ये है माप तौल करने वाला। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। कल हम लोग प्रांत नगर का जो कार्य है उसको समझेंगे कि उसमें कितने लोग होते थे, क्या कार्य था, और उसका प्रशासन बोलो, नगर प्रशासन, प्रांत प्रशासन, धार्मिक, ये सबको हम लोग कल खत्म करने का कोशिश करें। ठीक है, अगले क्लास में मिलता है।